नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात बिहार की, बिहार में प्रशांत किशोर की उस महिमा की जिसमें प्रशांत किशोर ही छाए पड़े और उसके काउंटर में उतरने का लोग इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जागे। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपने केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव में जुड़ी पड़ी है। उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है अपना, वो तय नहीं हो पा रहा है। कह रहे हैं कि उसमें बेसब्री से लड़ा पड़ा है। केंद्रीय संगठन में भरपूर बदलाव आना है, उस दिशा में लोग लगे पड़े हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव आना है, उस दिशा में लोग लगे पड़े हैं। इसलिए बिहार उनके प्रायोरिटी लिस्ट थोड़ा सा फिसला हुआ लगता है। प्रायोरिटी लिस्ट फिसला नहीं है, बिहार का चुनाव है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के भाषण में साफ साफ परिलक्षित हुआ किस ढंग से वो कह रहे हैं कि दिवाली के आसपास बड़ी घोषणाओं को लेकर आ रहे हैं। बिहार चुनाव के संदर्भ में दिवाली के आसपास ही चुनाव है, उसके बाद ही वो। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, ग्राउंड लेवल उसके पास इनपुट है। लेकिन जो बम्बार्डिंग होती है, जो कैंपेनिंग का अंदाज होता है भारतीय जनता पार्टी का, फिलहाल नहीं शुरू हुआ। अभी जो कुछ भी दिख रहा है, प्रशांत किशोर दिख रहे हैं मैदान में। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा दो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं जिसपे पूरे बिहार चुनाव प्रदेश में जिन पे नजर टिकी पड़ी इस बार फिर से 2020 के बाद 2025 का चुनाव हो रहा है। 2020 के जो एक नायक थे अपने आप में, बिहारी फर्स्ट कह के, जैसे नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम करके बात होती है, उसी अंदाज में चिराग पासवान आ गए थे बिहार फर्स्ट की बात करते हुए। वो इस बार शांत पड़े हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने, खासकर केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जो एनडीए का नेतृत्व है, उसने किसी तरीके से उन्हें कहा है थोड़ा संभलो भीम, थोड़ा संभल के रहो। अभी रुके पड़े हैं। एक चिराग पासवान जिनका एक बेस है अपने आप में, उनकी जाति की बात करें तो 5% वोट बैंक हैं, लेकिन जो उनके पिता थे दलित सेना के नायक थे, तो दलितों को, जिसमें महादलित और दलित दोनों मिला दें तो बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी हो जाती है। वो जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उससे जुड़ा पड़ा है 36%। तो इस लिहाज से चिराग पासवान का एक अपना कैंपेन का एक अंदाज है, भले ही, लेकिन उसका वोट बैंक है, एक मजबूत अपील फैक्टर है। वो फिलहाल सिमटे पड़े हैं। जिस अंदाज में 2020 में वो एग्रेसिव तरीके से मैदान में उतर आए थे, इस बार एनडीए के एक अनुशासित पार्टनर के तौर पर मैदान में बने रहना चाहते हैं। एनडीए की ओर ही आने को बेताब लग रहे हैं एक दूसरे नायक जो हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। दो नायक हैं, एक चिराग पासवान है, दूसरे हुए मुकेश सहनी, जो फिलहाल महागठबंधन में। महागठबंधन इस आश्वासन के आधार पर हैं कि भैया जब सरकार बनेगी महागठबंधन की तो उसमें उप मुख्यमंत्री होंगे। उनको ये भरोसा है कि महागठबंधन से अच्छी तादाद में उन्हें सीटें मिलेंगी। अभी दोनों महागठबंधन, जो इंडी गठबंधन है उसमें और एनडीए के अंदर में एक रस्साकसी, एक भावनात्मक तरीके से चल रहा है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। उस कितनी सीटों के लड़े के मुताबिक ही ये तय रहेगा कि मुकेश सहनी जो अभी फिलहाल महागठबंधन में लग रहे हैं, इंडी गठबंधन में लग रहे हैं, इंडी गठबंधन रहेंगे या नहीं। अगर रहेंगे तो उनको बड़े वजन के साथ उनको रखा जाए तभी रखेंगे। इंडी गठबंधन की बात करें तो ये महागठबंधन से छोड़कर कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि 2020 में ऐसा ही कुछ हुआ था। मुकेश सहनी भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात नहीं हुई तो एक झटके में महागठबंधन को छोड़ के एनडीए गठबंधन में आ गए थे। तब उन्हें 11 सीटें मिली थी लड़ने के लिए एनडीए की ओर से। और तब एनडीए में जब पिछले विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जब 2020 की बात कर रहा हूँ, तो बीते विधानसभा की बात कर रहा हूँ, चुनाव की बात कर रहा हूँ, उस समय एनडीए गठबंधन में आने पर मुकेश सहनी को 11 सीटें मिल गई थी एक झटके में। उनके वीआईपी पार्टी को 11 सीटें मिल गई थी, जिसमें से उन्होंने लाजवाब तरीके से 4 सीटें जीत भी ली थी। तो अगर मोटे तौर पर उनका स्ट्राइक रेट कहते हैं शानदार रहा था, 1/3 कैंडिडेट उन्होंने जिता लिया था जितने उनके हिस्से से मिले थे। ऐसा प्रदर्शन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है पहली बार चुनाव लड़ने वाले किसी पार्टी के लिए। इस लिहाज से वो अपने वजन को काफ़ी भारी भरकम महसूस कर रहे हैं। लोग कहते हैं उनके पास जितना पैसा है उतना पैसा किसी पास नहीं है बिहार में, कम से कम जिस ढंग से वो किंग ऑफ मल्लाह की भूमिका में लगते हैं। जो अभी भी एनडीए, जो भी इंडी गठबंधन का प्रदर्शन होता है, जो भी उसके जो सबसे बड़े फाइनेंसर होते हैं वो मुकेश मल्लाह ही होते हैं। पिछले दिनों जिस रथ पर राहुल गांधी को बुलाया गया था गांधी मैदान के प्रदर्शन के 9 जुलाई को, जिस रथ से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को उतारा गया था, नीचे चढ़ने नहीं दिया गया था, राहुल गांधी के साथ मिलने नहीं दिया गया था, वो रथ भी दरअसल इन्हीं मुकेश मल्लाह का बनाया हुआ था। कहते हैं मालिक उसी के थे, इसलिए वहाँ मौजूद थे। वो मुकेश मल्लाह थे, राहुल गांधी थे और तेजस्वी यादव थे। उसके अलावा किसी को और वहाँ फटकने नहीं दिया गया था। वो बड़ा दिलचस्प प्रदेश है, कांग्रेस के नेता को ही नहीं चढ़ने दिया गया था। कहते हैं एक रस्साकसी महागठबंधन के अंदर, इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस और मुकेश सहनी का अहमियत को लेकर के भी है। कहते हैं कि राहुल गांधी के मैदान में फिलहाल उतरना बाकी है। वो पद यात्रा के जरिए आना चाहते हैं। वो चाहते हैं महागठबंधन उनका श्रेय ऊंचा रहे। वो चाहते हैं पिछली बार की तरह उन्हें फिर भी इस बार भी 70 सीटें मिल जाए और स्ट्राइक रेट अपने बढ़ा करके 40-45 का पार ले जाए कांग्रेस पार्टी को 2029 का चुनाव लगभग अकेले लड़ने का है।
इसकी तैयारी में लगते हैं। बिहार में अगर वो स्टैंड ठीक ठाक लेंगे तभी 2029 के चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट हो पाएंगे। अगर बिहार में ढीला पड़ गए तो फिर आने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव में वैसे ही ढीले रहते हैं हमेशा। ममता बनर्जी तो आगे उनकी चलती नहीं है, वहाँ कांग्रेस अलायंस में इसलिए नहीं जाती कि ममता बनर्जी ज़्यादा महत्व नहीं देती कांग्रेस को। इसके अलावा तमिलनाडु एक राज्य है जहाँ पर डीएमके, अगले ही साल वहाँ चुनाव है। डीएमके और कांग्रेस में एक बैलेंस फैक्टर है, कांग्रेस को साथ रखती है डीएमके, और वहाँ चुनाव लड़ते हैं। केरल का भी यही हाल है जहाँ लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस आपस में ही लड़ती। तो ये सारी अगर वजन बढ़ाए रखना है कांग्रेस को तो बिहार में स्टैंड लेना पड़ेगा। इस साल का आखिरी चुनाव, अगले साल ये सब परीक्षाएं होनी है, कांग्रेस पार्टी स्टैंड कैसे ले पाते, इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी बड़े सोचे समझे रणनीति के तहत राहुल गांधी को मजबूती से लॉन्च करने की फिराक में जो पूरा एसआईआर का मुद्दा उठा रखा उन्होंने बिहार सेंट्रिक करके, इसी वजह से राहुल गांधी मजबूती से लॉन्च होना चाहते हैं बिहार में। और बिहार में लॉन्च होने का मतलब है कि वो चाहते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट इस बार मजबूती से हो, बिहार में कम से कम 50 के आसपास विधायक को जिता के ले आ पाए। बिहार 243 सीटों वाली विधानसभा है, 50 विधायक लाने की, जिताने की बात जब कह रहे हैं, जाहिर तौर पर उनको चाहिए पिछली बार की तरह ही 70-80 सीटें चाहिए। 70 सीटें पिछली बार लड़े थे, इस बार भी चाहिए। तो एक महागठबंधन के अंदर भी एक रस्सा कसी है। फिलहाल 19 विधायक ही हैं बिहार विधानसभा में कांग्रेस के, और वो चाह रही है अगर स्ट्राइक रेट बढ़ाना 3 गुना अपना, तो इसके लिए जाहिर तौर पर सीट भी ज़्यादा चाहिए, सीट भी वैसा ही चाहिए जो जीताऊ सीट हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछली बार जो 70 सीटें मिली थी उसमें ज़्यादातर हारने वाली सीटें थी। तो इंडी गठबंधन के अंदर मुकेश सहनी खुद को कांग्रेस के पैरेलल मान रहे हैं। मुकेश सहनी को लग रहा है कि अगर कांग्रेस को ज़्यादा तवज्जो दिया गया तो वहाँ पर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का एक अवसर कम होगा। इसी लिहाज से कहते हैं उन्होंने ओपन चैनल रखा है एनडीए के अंदर भी कि आने वाले दिनों में जैसा 2020 में हुआ था वैसा 2025 में ही ऐसा कुछ हो जाए, एनडीए के अंदर उन्हें मुकम्मल सीट मिल जाए, एश्योरेंस मिल जाए, 10-12 विधायक उनके जीत के आए या ज़्यादा ही जीत के आए, क्योंकि उनकी तैयारी सिमरी बख्तियारपुर जो सहरसा का इलाका है, इसके अलावा जो दरभंगा के आसपास का इलाका, मुजफ्फरपुर के आसपास का इलाका है, कुल मिला के वो कह रहे हैं कि 10% मल्लाहों का वोट है बिहार में, 10% वोट और प्लस उनके आने से जो ईबीसी है, अत्यंत पिछड़ा बैकवर्ड क्लास है, वो महादलित का क्लास है, SC ST, अपने आप में जिधर रहेंगे उधर ले आएंगे खींच करके, ये मानना है मुकेश मल्लाह का। क्योंकि मल्लाहों के बीच से एक नेता जब उभरता है जो अब तक नहीं उभरा है, तो उसमें बिहार की राजनीति में वो अपने को मानते हैं कि उनके पास इंटैक्ट वोट बैंक है, जो जिधर जाएंगे लुढ़क करके उधर वो चला जाएगा। इस लिहाज से मुकेश सहनी बड़े फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। अभी भी जो कुछ भी उनकी सभाएं हो रही है लगातार एग्रेसिवली वो कर रहे हैं, खगड़िया वगैरह के इलाके में जा करके जहां चिराग पासवान का इलाका होता है, इन सब इलाकों को उन्होंने कंसंट्रेट किया है, उन सब इलाके में जा रहे हैं और अपने वोट बैंक को मुकद्दर कर रहे हैं। तो आपको जैसा कहा है, चिराग पासवान तो एनडीए के ऊपर के लोगों कहने पे इशारे पे थोड़ा शांत पड़े हुए हैं, लेकिन मुकेश मल्लाह अपने हिसाब से घूम रहे हैं, अपने हिसाब से, क्योंकि उनको देखना इधर रहना उधर रहना है, एनडीए में रखना है, जाना है वापस, या फिर इसी महागठबंधन रहना है, इंडी गठबंधन रहना है। इंडी गठबंधन में इस शर्त वो रहेंगे उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तब रहेंगे, उन्हें ज़्यादा सीटें दें, कांग्रेस के बराबर ही उनको तवज्जो दिया जाए। कांग्रेस एग्रेसिवली लगी हुई है कि वो तेजस्वी यादव के तेज को थोड़ा कम करे, और जो कांग्रेस का नेतृत्व है बार बार ये बातें आती हैं, कांग्रेस का जो नेता है कन्हैया कुमार और खास करके पप्पू यादव, 2 बड़े लोग हैं, वो कहीं से नहीं चाहती कांग्रेस, खास करके इंडी गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सामने आए, और जो एक हनक है अपने हिसाब से, जो वोट बैंक है तेजस्वी यादव के पास, आरजेडी के पास, वो छिटक करके कांग्रेस के पास चला जाए, जिसके नायक बिहार में बने क्षेत्रीय दल के तौर पर। वो बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से MY समीकरण, उनके लोगों को मौका मिल जाए कांग्रेस को मजबूत करने का। तो एक अलग रस्साकसी चल रही है इसलिए अंदर में, लेकिन राहुल गांधी की पूरी इच्छा है, कांग्रेस पार्टी की पूरी इच्छा है इस बार वो अपने पोजिशनिंग को टाइट करें। वो ये बात नहीं कहने को राजी हैं कि जो महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो उसके मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव ही होंगे। ये एक बड़ा स्टैंड है कांग्रेस की ओर से। लगता है आखिर तक नहीं बोलेंगे, आखिर तक नहीं बोलने का फर्क ये पड़ेगा कि अवसर खुला रहेगा। 40-45 सीटें अगर ला करके वो एक पोजिशनिंग में आते हैं, जिस ढंग से अभी नीतीश कुमार महज 43 सीटें ला करके बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं जेडीयू की ओर से, वैसा मौका कांग्रेस की ओर से भी आ सकता है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति बड़ी खतरनाक होती है। स्पष्ट बहुमत बिहार में किसी को मिलने जाना नहीं है, क्योंकि कोई एक पार्टी चाहे 243 सीटों वाली विधानसभा में कि सारी सीटों पर लड़ जाए और स्ट्राइक रेट उसका 122 तक आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, जो महागठबंधन की रस्साकसी की बात, उसमें कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी के बीच एक रस्साकसी है अंदरूनी। इसी ढंग से एनडीए की बात जब करें, एनडीए में अभी जिस ढंग से एनडीए पर हमलावर है, खासकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हैं PK प्रशांत किशोर, उससे बचने के लिए अंगड़ाई तो लेगी ही,
भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से बारी बारी से प्रशांत किशोर ने उसके प्रदेश अध्यक्ष को, उप मुख्यमंत्री को निशाना बनाया है, विजय सिन्हा की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए, उससे उभरने के लिए भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या स्टैंड लेती है। जैसा कि हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्रीय नेतृत्व को समेटने में, संभालने में लगी पड़ी, लेकिन किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के साथ ही साथ नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो मैदान में उतरे, गिरिराज सिंह मैदान में उतरे, उसके अलावा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उनको अपने हिसाब से बिहार में उतारा जाए। ये सारे लोग जब मोर्चाबंदी पर उतरेंगे, अपने स्टैंड पर उतरेंगे, तब मुमकिन है कि जो कुछ प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जो एक क्षुण्ण रूप से अकेले कहे जा रहे हैं, उनको काउंटर किया जाए, जमीन पर उतारा जाए। प्रशांत किशोर को हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में मानहानि के मुकदमे भी झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सब तब तक हो रहा है जब तक भारतीय जनता पार्टी मशगूल है अपने केंद्रीय नेतृत्व को संभालने में। केंद्रीय नेतृत्व संभालने की बात कर रहे हैं तो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी जो प्राथमिकता है उनको नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करना है और तय कर देना इसी संसदीय सत्र में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से चाहते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ जरूरी बदलाव, उसमें बिहार के कुछ नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो केंद्र की राजनीति जो नेता अब तक इंगेज रहे हैं उनको स्पष्ट तौर पे कह दें कि आप जाओ क्षेत्र में, बिहार में जाकर चुनाव लड़ो। और कुछ बहुत सारे जो लगेज हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत सारे विधायकों की सीटें कटनी है, नए चेहरे आने हैं, सब कुछ आने जो एक्टिव नहीं, तो पूरा एक नया स्वरूप जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में वो मिलना बाकी है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। इसी ढंग से कांग्रेस को स्टैंड लेना बाकी है, राहुल गांधी की पद यात्रा होनी। ये दोनों जो मोटे कैंडिडेट हैं, कद्दावर शख्स है केंद्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, इन दोनों को मैदान में उतरना बाकी है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री को उस इशारे का जिसमें वो आगे बढ़ें। फिलहाल जो कुछ लड़ाई हो रही है, जनता दल यू अपने हिसाब से सोई पड़ी है, तो उसके लिए मोर्चा लेने के लिए आना बाकी है। ललन सिंह को जमीन पर वो आएंगे, कैसे मोर्चा लेते हैं, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फंसे पड़े हैं, उलझे पड़े हैं। संजय झा को अपने हिसाब से बैटिंग करनी है, ये सब शांत पड़े हुए। अभी बिहार में जो कुछ दिख रहा है वो ऊपर दिख रहा है, प्रोपेगेंडा के तौर पर अगर आपको दिख रहा है प्रशांत किशोर आगे बढ़े जा रहे हैं तो फिलहाल दिख रहा है, दरअसल कोई दौड़ ही नहीं रहा है उनके अलावा। इसके अलावा प्रशांत किशोर जो अब तक कह रहे हैं कि 243 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, उनकी जो पार्टी है जन स्वराज वो अकेली 243 सीटों पर लड़ेगी, जो फिलहाल मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। अगर उनके स्टैंड में बदलाव आता है, बदलाव जिस संदर्भ में कह रहा हूँ, चिराग पासवान उसकी ओर जाते हैं या मुकेश सहनी उनकी ओर जाते हैं, एक ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है बड़े तौर पे, जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आएगी एक प्रेशर ग्रुप बनेगा और उसके आधार पर सीटों का बंटवारा। तो अगर वो स्टैंड को ढीला करते हैं 243 सीटों पर, वो सिर्फ जन स्वराज को नहीं, इन लोगों को स्पेस देते हैं। मुकेश सहनी जिसका कि अभी तक बिल्कुल वेगा बाउंड है, खाली पड़े हुए हैं, देखने को लग रहा है महागठबंधन के साथ, लेकिन उनको अगर पूरा मुकद्दस अंदाज में उप मुख्यमंत्री का आश्वासन नहीं मिलता है तो मुझे नहीं लगता, या लोगों को, बिहार के लोगों को नहीं लगता कि वो 2025 में भी वहीं बने रहेंगे। तो उनके लिए ओपन है, वो एनडीए की ओर जाएं फिर, या अवसर देते हैं जनस्वराज के प्रशांत किशोर, वो निकल करके प्रशांत किशोर के साथ चले जाए, प्रशांत किशोर जाकर के कोई बड़ा तिलस्म तरीके से अंदाज आए, कुछ सीटें मजबूत सीट लेकर 60-65 सीटें लेकर के वो और मजबूती दे दें इस जन स्वराज आंदोलन को। बिहार में जो बदलाव की बात हो रही है तरीके से कुछ देखने को मिल जाए, ये मुमकिन है। प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी अगर साथ आ जाते हैं तो, अगर और भी आगे की बात करें तो अगर इसमें थोड़ा सा हिम्मत करके चिराग पासवान भी जंप कर जाते हैं इस नाव पर, जो नाव चला रखा है अपने हिसाब से जन स्वराज ने, तो ये बात सुनिश्चित है कि बिहार में बदलाव होगा। ये दो पार्टी कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो बड़े दल अति पिछड़े वर्ग को अपने आप मोहित करके ले आएंगे अगर प्रशांत किशोर, तो बदलाव निश्चित है और एक बड़ा वोट बैंक तैयार होगा। लेकिन इसके लिए प्रशांत किशोर को भी तैयार होना और इन दलों को अभी हिम्मत करनी पड़ेगी। क्या ऐसा हो सकता है बिहार में संभावित बदलाव के लिहाज से मुकेश सहनी और चिराग पासवान जाकर के जन स्वराज के जहाज पर बैठ जाएं, जैसा कि प्रशांत किशोर के साथ जाकर के मिल गए हैं आरसीपी सिंह और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है। एक बड़ा सा नीतीश कुमार का जो वोट बैंक का इलाका है, जो उनकी जातिगत वोट बैंक का इलाका है, वहां से बड़ा एक छेद होता हुआ दिख रहा है। आरसीपी सिंह अपनी बेटी रीता सिंह को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब बड़े मैसेज जा रहे हैं। निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं जनता दल यू की वजह से, तो उन्हें ग्राउंड पे चुनौती मिल सकती है। तो एक हिसाब से नीतीश कुमार को उन्हीं के क्षेत्र में प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा के घेर लिया है। तो ऐसा ही अगर आने वाले दिनों में, अभी वक्त है तकरीबन 50-60 दिन बाकी हैं, ऐसा कुछ होता है कि प्रशांत किशोर के साथ मुकेश सहनी और चिराग पासवान जाके मिल जाते हैं, आरसीपी सिंह मिले पड़े हैं, तो एक मिरेकल हो सकता है, एक चमत्कार हो सकता है। जिस बदलाव की बात लगातार हो रही है बिहार में, और कहते हैं राजनीति और प्यार में कुछ भी संभव है, तो ऐसा हो जाता है अगर,
तो बिहार बदलाव की जो बात हो रही है, प्रशांत किशोर की जो कोशिश हो रही है, वो रंग लाएगी। हालांकि प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्होंने लगभग 243 सीटों पर अपने ही उम्मीदवार खड़े करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसी ही बात मुकेश सहनी भी बार बार कह रहे हैं कि वो भी अपने हिसाब से पूरी तरह से तैयार हैं, अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान तो 2020 में ऐसा कह के देख चुके हैं, आजमा चुके हैं, और उन्हें उसका हर्ष भी मिला है जो नुकसान मिला है। तो लेकिन उसी हर्ष की वजह से वो अनुशासन में बंधे पड़े हैं एनडीए के इस बार। वैसे भी एनडीए में इस बार कोई ज़्यादा बड़ा अलगाव नहीं दिख रहा है। तो देखिए क्या होता है बिहार की राजनीति में, बड़ा दिलचस्प है आने वाला वक्त। अगले 30 दिन 35 दिन के अंदर सब कुछ हो जाना है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अगर सेटल हो जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, उनके संगठन बन जाता है, तो बिहार के बारे में कैसे भारतीय जनता पार्टी बम्बार्डिंग करती है, कैसे काउंटर करती है प्रशांत किशोर को, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद।